एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज रीता पांडे और हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। याद है ना? आई होप आपने इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे। अगर हाँ तो बिल्कुल आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखा था। याद है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में एंटर कर चुके हैं हम लोग और हम लोगों ने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखा था ना कि 3 टाइप्स के होते हैं। याद है ना? हीट जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो 3 तरीके से कर सकते थे हम लोग। कौन कौन सी तीन? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और आपका क्या नाम था उसका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। याद है? ये लास्ट लेक्चर की बात है। हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के बहुत सारे एग्जांपल्स को अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो एकदम फ्री में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करोगे हमारा? ठीक है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाओगे उस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर आप जाकर के देख लेना, आपको फाइल सेक्शन में हम पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड अपलोड कर देंगे आपका इस पूरे चैप्टर का नोट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है उनकी भी आपको पीडीएफ उसी में एडेड मिल जाएगी। ठीक है, चलो ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। अपनी मेन हेडिंग जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। बेटा क्या बोल सकते हैं? ध्यान दे लो, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं जनरली दे आर एंडोथर्मिक, उनको हमें देनी पड़ती है एनर्जी रिएक्शन को करवाने के लिए। याद है इतनी बात? तो इलेक्ट्रोलिसिस, अब हम यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। किसका? वाटर का। मतलब यहाँ पर वाटर को डिकम्पोज करवाएंगे हम लोग। किसको? वाटर को डिकम्पोज करवाएंगे। ठीक है, वाटर थर्मली डिकम्पोज नहीं होगा। क्या वाटर को लाओ घर पे और हीट कर दो और आपको H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए? ऐसा नहीं होता। होता है क्या ऐसा? हम लोग वाटर को तो कितनी बार हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, कुछ होता है? नहीं, वेपर्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का जो है थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमें वाटर को डिकम्पोज करवाना है, अगर हमें वाटर को तोड़ना है, किसमें? किससे मिलके बना है? H2O। बताओ बेटा किससे मिल करके बना है? हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो अगर आपको वाटर को तोड़ना है, डिकम्पोज करवाना है, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे जिसकी मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक, चलो मैं आपको रिएक्शन लिख करके दिखाती हूं। ठीक है, देखो ये रिएक्शन होगी 2H2O। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, बैलेंस। देखो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे बैलेंस बाद में करेंगे। बैलेंस करना तो हमने आपको सिखा दिया है ना, आप खुद भी कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी एरो पे लिखा है हमने कि इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, किसमें किसमें ये ब्रेक डाउन होगा? H2 और O2 को। चलो उसको बैलेंस कर ले। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कर लूं। अगर मुझे वहां 2 करना तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। देखो उधर 4 हो गया, इधर 2 ही है, तो मैं इधर भी राइट हैंड साइड में भी H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आप चेक करो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई। तो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इतनी बात समझ में आई? देखो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब डिसोशिएट करते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हाइड्रोजन के, साथ साथ 1 मॉलिक्यूल मिलता है किसका? ऑक्सीजन का। राइट, चलो अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर देख पा रहे हो दैट इज इंसर्टेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 10। राइट, देखो बहुत आसान सा है, आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना बता रही हूँ उसको समझो, वरना अगर बुक में समझोगे तो, बुक में देखोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि एकदम नया आपके लिए
ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखो क्या है, एक मग लिया गया, मग जैसी चीज दिखाई दे रही है ना, इस मग में नीचे 2 होल करो, इस मग में नीचे क्या करो बेटा, 2 होल करो, उस 2 होल में रबर के स्टॉपर्स लगाओ। अपरेटस है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इमेजिन करने की कोशिश करो। एक मग है, मग में नीचे 2 होल्स किए गए हैं, 2 होल्स में रबर स्टॉपर्स लगा करके देखो ये वायर से कनेक्ट किया गया एक बैटरी से। देखो बैटरी नजर आ रही है ना आपको, 6 वोल्ट की, देखो लिखा भी हुआ है 6 वोल्ट बैटरी। क्या किया, 6 वोल्ट बैटरी। किसको कनेक्ट किया, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली प्लेट्स, प्लेट से समझ लो, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स, ठीक है, वो लगाई गई है। देखो कार्बन की प्लेट्स, ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रहा है ना, उस पर ग्रेफाइट रॉड मार्क करके लिखा है। कार्बन का ही फॉर्म होता है ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म होता है ग्रेफाइट, कार्बन का ही फॉर्म डायमंड भी होता है, ठीक है। तो कार्बन रॉड्स बोल रही हूँ तो मतलब ग्रेफाइट रॉड्स उसी में आ गए, ठीक है। तो ग्रेफाइट के रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या किया गया, इन दोनों को नीचे ऐसे वायर से ला करके कनेक्ट कर दिया गया 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया गया, अभी समझाती हूँ। चलो उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स देखें, आइडिया तो होगा, आपने अभी तक एनसीईआरटी में अपनी पिक्चर्स में देखा होगा, बुक्स में। तो क्या किया उनको, अच्छा हाँ एक चीज और, इतना करने के बाद इस मग को वाटर डाल दिया, इसमें इमर्स कर दिया कि वो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है ना वो इमर्स हो जाएं, वो पूरे डूब जाएं, उसके ऊपर लेवल तक देखो वाटर को भरा गया है। अब क्या किया, टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्ट करके इन दोनों कार्बन की जो रॉड्स हैं या फिर बोले ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से रख दिया गया, देख रहे हो ना, इस तरीके से रख दिया गया। जब रखोगे तो जो वाटर आपने डाल रखा है वो इन टेस्ट ट्यूब्स में तो भी तो चढ़ जाएगा ऊपर। इमेजिन करने की कोशिश करो, 2 टेस्ट ट्यूब्स लाए, इन कार्बन रॉड्स के ऊपर ऐसे रखने की कोशिश कर रहे हो, तो जो वाटर है वो उसके अंदर भी तो जाएगा, टेस्ट ट्यूब्स में तो भर जाएगा। अब क्या करो, उस अपरेटस में आपने वाटर तो भरी रखा है, ठीक है, इसमें क्या करो, कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके लिए स्क्रीन पे। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करो, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। क्या करो, इसके 2-3 ड्रॉप्स इसमें, इस वाटर में, इस मग में डाल दो। क्यों डाल दो, ये आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि क्यों डाला हमने वाटर में 2-3 ड्रॉप्स से आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या जरूरत पड़ी, रुको बताती हूँ। इतना समझ में आया, चलो फिर से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मग लिया, होल्स किए, रबर स्टॉपर्स लगाए, 2 ग्रेफाइट की रॉड्स लगाई, उन दोनों रॉड्स को नीचे वायर से कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से, 2 टेस्ट ट्यूब लाए और उनको इन्वर्ट करके उन दोनों कार्बन रॉड्स के ऊपर इस तरीके से रख दिया। और जो वाटर हमने इमर्स किया था ना, दोनों रॉड्स हमारी डूब जाए, इतना पानी हमने डाला था, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दी। इतना काम अभी तक हमने किया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल सोचो, ऐसे करके हम बना रहे हैं, जरा टेंशन मत लो। इतना समझ में आया, चलो इसके बाद हमारा ये पूरा हो गया। अच्छा चलो, इसके बाद आप बैटरी आपने कनेक्ट किया, नहीं बैटरी से क्या प्रोडक्शन हो रहा हो, किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। उस वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ये प्रोड्यूस होकर के जा रही है आपके इस वाटर में, और क्या हो रहा है, जो आपका वाटर है उसको तोड़ रही है। इस बैटरी की मदद से आप भरे हुए वाटर को एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, और वाटर डिकम्पोज हुआ जा रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट में और ऑक्सीजन एलिमेंट में, एज स्टेटेड बाय द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से समझ पाए आप। अच्छा, अब आपके दिमाग में अब क्या हो रहा होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे 1 सेकेंड, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि मैम ये जब यहां से 6 वोल्ट बैटरी इलेक्ट्रिसिटी आप बोल रहे हो प्रोड्यूस करी, तो कैसे डिकम्पोजिशन हो गया वाटर का, वाटर कैसे टूटा, मैम ये चीज हमें विजुअलाइज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि पहली बात तो एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से आपको मेंशन नहीं करके दिया है, जिस चीजों को उसने मेंशन नहीं किया उन चीजों को आपको वो पूछेगी भी नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एक बार आइडिया जरूर लिया करो बेटा। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, एक बार आइडिया जरूर रखा करो आप चीजों का कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा एकदम नॉर्मल ऊपर आउटलाइन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, कि ऐसा कैसे। वैसे मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दूंगी इस चीज का, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो क्या हुआ, मैंने बोला डाइल्यूट H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ था बेटा। अब
पहले क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे आते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या था, चलो यहीं पे समझाती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछ सकते हो, मैम वाटर में, पहली बात स्टार्ट से स्टार्ट करो, वाटर में एसिड को डाला ही क्यों गया, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों डाला? तो आंसर आप, यह एनसीईआरटी ने भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे, आई थिंक 23 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एसिड्यूलेटेड वाटर इज यूज्ड, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, वाटर इज इन इटसेल्फ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको ये तो पता है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किन वजह से होती है? हाँ देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें मूविंग पार्टिकल्स की जरूरत होती है, मूविंग पार्टिकल्स जो इजीली मूव कर सके, ठीक है। तो मूव कौन कौन करता है, मूव कौन कौन करता है, मूव, मैं एक बार हट जाती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा मे बी, है ना, चलो एक बार मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आपको अब नजर आ रहा है, स्क्रीन को अच्छे से देख लो। चलो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखती हूँ आपके लिए, देखो मूव कौन कौन करता है, मूव आपके या तो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और या तो आपके आयंस करते हैं। आई होप आपने आयंस क्लास 9th में पढ़ा है। कुछ आयंस के एग्जाम्पल दूं आपको, Na+, Cl-, H+, H-, राइट, SO4 2-, सब क्या आयंस ही तो हैं। तो चार्ज स्पीशीज जो होती है आपकी, बाकी डिटेल में मैं आपको क्लास 9th का भी चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी नहीं, मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका, कुछ टाइम आपको लगेगा क्योंकि अभी तो चैप्टर आपका 1 चल रहा है मैं यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो उसके बाद चैप्टर 2 देन चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने वाले, तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। आयंस क्या होता है, अभी समझो आयन चार्ज स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एटम के अंदर पाया जाता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो वाटर क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए है क्योंकि किसी चीज को कंडक्ट करवाने के लिए हमें मूविंग पार्टिकल्स की जरूरत होती है। मूविंग पार्टिकल कौन कौन होते हैं, आयंस हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यही दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वाटर जो है बहुत ज्यादा डिसोशिएट नहीं करता, इस तरह यहाँ पे इस वाले पेज पे देखो, वाटर जो है ना बहुत कम डिसोशिएट करता है। चीजें ऊपर से जा रही हैं थोड़ी सी, अच्छा थोड़ा सा कहानी की तरह सुन लो, ठीक है। मैंने सोचा आपको हल्का सा फील आना चाहिए चीजों का, ठीक है। तो बहुत कम डिसोशिएट कर पाता है, समझो मेरी बात को, बहुत कम टूट पाता है, ठीक है, डिसोशिएट ही नहीं हो पाता। तो जब डिसोशिएट ही नहीं हो पाता तो आयंस ही नहीं बन पाते, जब आयंस ही बहुत अच्छे से नहीं बन पाते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पाता। इतनी बात तो समझ पा रहे हो ना कि आयंस नहीं, इतना समझो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मतलब ये आयंस बहुत अच्छे से नहीं बना पाता। तो उसके लिए हमने उसकी मदद करवाने के लिए एसिड को ऐड किया था, क्योंकि एसिड जो होगा तो एसिड का तो काम होता है, एसिड अभी आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें आप पढ़ोगे एसिड्स तगड़ा जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं आपके मिनरल एसिड्स वो एकदम तगड़े H+ डोनर होते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन आयंस बनाते हैं। तो आयंस बनाते हैं वो बेहतरीन, तो वो मूविंग पार्टिकल आयंस को भेज देंगे सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से कंडक्ट होने लगेगी। इस वजह से हम लोग एसिड्यूलेटेड वाटर को यूज करते हैं। क्या आंसर जाएगा हमारा, यहीं पर लिख देती हूं अभी आपके लिए ये आंसर देखो बेटा, एसिड्यूलेटेड वाटर is used in what, in electrolysis of water, because water itself is not such a गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर खुद बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वाटर, तब हमको एसिड्यूलेट करने की जरूरत ना पड़ती। एसिड्यूलेटेड वाटर मींस जिस वाटर में एसिड एडेड हो, बस उसको सिंपली एसिड्यूलेटेड वाटर। तो ये आपसे, ये पहली बात तो भाई प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आगे अगर मैंने ऐड किया होगा तो आपको दिखाई भी दे जाएगा, और 2023 का ही क्वेश्चन है। मैं हट जाती हूँ, देखो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर सिर्फ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, उसमें एसिड ना डालें, तो वो धीरे धीरे करेगा, भाई धीरे धीरे आयंस वाटर बनाएगा तो धीरे धीरे होगा इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का।
धीरे धीरे आयंस बनेंगे, कम आयंस बनेंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी बैटरी ऑन करने पर, कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो जो वाटर अंदर भर रखा है ना अपने मग में उसको तोड़ नहीं पाएगी जल्दी, कम कम तोड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। समझे कुछ बात को? चलो, और जब एसिड ऐड कर दोगे तो आयंस जम के बनेंगे तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी, अच्छे से कंडक्ट होगी तो बढ़िया से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फास्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने इतना तो बता दिया कि एसिड क्यों ऐड होता है। अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हो। मैंने पहली चीज तो आपको क्लियर कर दी, ठीक। आयंस के बारे में थोड़ा सा खेल खेलें क्योंकि आपको चैप्टर सेकंड में तो पढ़ना ही है ना, तो हल्का फुल्का आइडिया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊंगी तो मान लो अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बता रही हूँ, तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर सेकंड में डिटेल में जब पढ़ोगे तो आप किंग हो जाओगे इस टॉपिक के, तो प्रॉब्लम नहीं लेना, ठीक है। 50% भी आ रहे हैं तो मैं खुद बोल रही हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको टॉपिक की फील आनी चाहिए, वरना आप मुझसे पूछोगे कि मैम कैसे इस एनर्जी ने डिकम्पोजिशन करवाया, ठीक है बेटा, इसलिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते। देखो जो दो प्लेट्स आपको दिख रही हैं, एनसीईआरटी वाली पिक्चर के ऊपर गौर फरमाओ थोड़ा सा। आपको लेफ्ट में और राइट में दो कार्बन की ग्रेफाइट रॉड्स दिख रही है ना। जो लेफ्ट वाला है उस पर देखो मार्क है, एनोड है वो, ये कैथोड है, वो एनोड है, ये कैथोड है। आई बात समझ में? क्यों है भाई? देखो ये बेटा इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या है ये बेटा? इलेक्ट्रोड्स। आप पूछोगे इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो मैं बता रही हूं ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेट्स होती हैं किसी भी मटेरियल की, मटेरियल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब इस केस में कार्बन की हो सकता है, सिल्वर की हो जाए, हो सकता है कॉपर की हो जाए, हो सकता है आयरन की हो जाए, किसी भी चीज की प्लेट्स हो सकती हैं। इस केस में कार्बन की प्लेट्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। बार बार बोलो मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इलेक्ट्रोड, मैं आपको बताऊंगी दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नाम क्या होता है? एनोड। एक का नाम क्या होता है बेटा? कैथोड। मैं फिर से हट जाती हूँ, जरा सा आप ध्यान से स्पेलिंग देख लो और प्रोनाउंस करके भी देखो, एनोड और कैथोड। याद रखोगे इलेक्ट्रोड कितनी तरीके के होते हैं? एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। एनोड जो आपका होता है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो आपका एनोड है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो एनोड है ना ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, देखो ध्यान से, देखो मैंने कहां पे बनाया, रेड कलर से बनाया है, ठीक है। और कैथोड देखो, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। मैं लिखूं इस चीज को यहां पर, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, while charged electrode, ठीक है, while cathode is negatively charged, cathode is negatively charged, ठीक बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है, ओके। चलो ठीक है, इतना आप समझ पाए हो, चलो तो ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको ओवरऑल आइडिया देती हूँ। जो आपने वाटर डाला तो वाटर डिसोशिएट होता है, टूटता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। चीजों का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, मतलब वो खुद से वाटर का होता है, वाटर का होता है सेल्फ आयोनाइजेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप जैसे वाटर आपका रॉक सॉल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरी बातों को सुनो। आप सॉल्ट को डालते हो, सॉल्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या होता है, ठीक बेटा। तो आप क्या करोगे ना, जब आप NaCl को वाटर में डालते हो ना, वाटर में, तो ये आयोनाइज हो जाता है किसमें? Na+ में और Cl- में हो जाता है, ठीक है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। बट अब वाटर को किस में डालोगे? वाटर को किस में डालोगे? तो वाटर का तो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? एकदम सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, और H2O खुद ही टूट के H+ और OH- में डिसोशिएट हो जाता है,
ठीक है। तो अब मैं क्या आपको बताने जा रही थी कि आपको इस वाले सोल्यूशन में जो अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस के तैयार किया, इसमें एक तो H2O तो है ही है, बहुत ज्यादा हमने भर रखा है, तो एक तो H प्लस होंगे थोड़े बहुत और OH माइनस होगा, क्योंकि कम होता है, सेल्फ आयनाइजेशन है भाई, कोई है ही नहीं, अकेले खुद ही कर रहा है, तो कम होंगे, थोड़े H प्लस आयंस होंगे, थोड़े OH माइनस आयंस। इस बात में ही तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैम ये H प्लस OH कहाँ से आ गया, इस चीज में तो बेटा कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। अगर है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आयंस में क्लास 9th में आपको पढ़ाऊंगी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आता होगा, ठीक है, टूट जाता है ये इसमें, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद H2SO4 होगा, ये आपको अगले चैप्टर में भी बेटा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा और SO4 2 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आपको आपके सोल्यूशन में H प्लस दिखाई देगा, मतलब होगा, दिखाई तो नहीं देगा, और OH माइनस आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। कौन कौन होगा, H प्लस होगा, OH माइनस होगा और SO4 2 माइनस होगा। हट गई, सॉरी हट गई मैं, देखो H प्लस होगा, OH माइनस होगा, SO4 2 माइनस होगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड बोलते हो ना, हाइड्रोक्साइड होगा और सल्फेट आयन होगा, ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ पे एनोड लगाया है, एनोड है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कैथोड लगाया है ना, कैथोड है बेटा निगेटिव 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 निगेटिव, ऐसे ही है ना। तो आप इस सोल्यूशन में आपने क्या भर रखा है बताओ, इस सोल्यूशन में आपने अपने क्या भर रखा है, H2 और उसमें एसिड, तो यानी यहाँ पे H प्लस होंगे, OH माइनस होंगे इस बकेट में या मग में, और क्या होगा SO4 2 माइनस होंगे। हो गए कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे ना बेटा। आपको ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आपको पता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, डू यू नो दैट, टेल मी, हाँ डू यू नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट है। चलो तो क्या होगा, ये प्लस वाली जो आप प्लेट देख रहे हो ना, एनोड वाली, प्लस वाली जो प्लेट देख रहे हो ना आप, एनोड वाली, इसकी तरफ कौन भागेगा, कौन सा आयन भागेगा, माइनस वाला, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो कौन कौन भागना चाहेगा, OH माइनस चाहेगा, मैं यहां से भागूं, मैं, वो चाहता है मैं यहां से भागूं जाके प्लस पे बैठ जाऊं, एनोड वाली प्लेट पे। यही सेम SO4 2 माइनस भी चाहता है, दोनों लोग यही चाहते हैं, दोनों चाहते हैं मैं जाऊं और एनोड क्योंकि पॉजिटिव है और क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं जाके चिपक जाऊं उससे, यही चाहता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। और कैथोड पे माइनस चार्ज है तो प्लस वाला कौन है, H प्लस ही है अकेला, तो ये तो फिक्स हो गया, H प्लस भाग के जाएगा और कैथोड पे चिपक जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो ऐसा होता है, बट कैथोड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैथोड के लिए तो सिर्फ और सिर्फ H प्लस ही है, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। बट एनोड के लिए क्या है, कंपटीशन है भाई, OH माइनस का और SO4 2 माइनस का कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में जीतता कौन है, इस कंपटीशन में जीतता है भाई आपका OH माइनस जीतता है और जाकर के चला जाता है। क्यों जीतता है, उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, वो चला जाता है एनोड पर। और रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, कैथोड पे जो हमारा H प्लस है ना, वहां जाता है, चिपकता है, कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। मैं आपको एकदम फुल, मैं आपको बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं रख रही हूँ किसी चीज से कि आप पता मतलब पढ़ के चले जाओ, आपको पता ही नहीं चले, कोई पूछ ले कि है ये क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले आपको क्वेश्चंस कम लेवल के मिलेंगे, है ना, आपको ये सब नहीं बताना पड़ेगा, बट फिर भी आपको आइडिया होगा अपने टॉपिक का, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है एटलीस्ट आपको उसका आइडिया तो होना चाहिए, मोटा मोटा ऊपर ही भले आइडिया तो होना चाहिए, फील तो आनी चाहिए कौन किधर क्यों भाग रहा है। वरना मैं सीधे बता देती कि किस वाले इलेक्ट्रोड पे, इस वाली पिक्चर में बेटा किस वाले इलेक्ट्रोड पे कौन मिलता है। देखो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना वाटर की, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे कौन कौन मिलना है, H2 मिलना है और O2 मिलना है। तो मैं चाहती तो मैं सीधे बता देती कि आपको इस वाले इलेक्ट्रोड पे ना, एनोड पर ना ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे ना हाइड्रोजन मिलेगा, मेरा काम आसान हो जाता। बट मैं चाहती हूँ आपको फील मिले, इसलिए मैंने इतनी कहानी बताई है। तो जिन भी बच्चों को, आई नो 50 से भी ज्यादा, आई थिंक 60 to 70% बच्चों को जो मैंने राम कहानी अभी गाई है इससे मतलब नहीं होगा और उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। बट 30%
जो बच्चे हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड थे और उनको नहीं पता चल रहा था, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलो, हाँ, कहां पे थे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे H+ चला जाता है, घूमता मस्त H+, और क्या बन जाता है वहां पर? रिडक्शन करवाता है अपना। क्या कराता है बेटा? रिडक्शन। आप एक चीज हमेशा के लिए, मैं स्लाइड्स पे आगे लिख दूं, फिर अभी मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं अच्छे से नहीं लिख रही क्या? लिखा तो है मैंने, ठीक ठाक ही लिखा है, समझ जाओगे ना, समझ आना चाहिए आपको, है ना, साफ लिखा है। बस इस वाले में थोड़ा स्लाइड में मैंने कर दिया है, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए था, बोल रही थी, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। चलो, तो क्या होगा ना बेटा, इस वाले में कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन। मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ, ध्यान से देखो। कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन। इसका ऐसे फॉर्म याद रखो, रेड कैट, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो है ही है आपके में, ठीक है। तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, और ये H+ जाकर के उस पे H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। और एज अ रिजल्ट हमको है कैथोड पे कौन मिलेगी? कैथोड पे हमें कौन मिलेगी? हाइड्रोजन। देखो, हमें कैथोड पे कौन मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी। कैथोड पे कौन मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक। इसी तरीके से आप जब यहां पर देखोगे, मैंने बताया एनोड के लिए कंपटीशन होगा OH- और SO4 2- में, बट इसमें जीत जाएगा OH- ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो जाएगा, वो क्या करवाएगा? अपना ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, और एज अ रिजल्ट वी गेट ऑक्सीजन एट योर एनोड। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर NCERT, ओके। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट, व्हाट आई एम सेइंग, देखो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर लेटेस्ट CBSE, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023, राइट। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से इलेक्ट्रोड्स पे कौन सी गैसेस मिलती हैं आपको। तो अब याद रहेगा। अब तो आपको रीजन भी मैंने हल्का फुल्का आइडिया दे दिया है। अब आपको मैं ये सब इरेज करती हूँ यहाँ पर, और आपको एक बार सारे पोस्टुलेट्स अच्छे से लिख करके क्लियरली सुंदर सुंदर राइटिंग में बता देती हूँ, ठीक ना। वरना आप कहोगे कि इतनी गंदी राइटिंग मैम आपने लिखी है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर तो मैंने लिखा था तमीज से ठीक है, ऊपर तो अच्छे से लिखा था ना मैंने। चलो, अभी यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमको कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा। सो वी गेट ऑक्सीजन वेयर, वी गेट ऑक्सीजन गैस एट, बेटा इसको बाय हार्ट लर्न करो, वी गेट ऑक्सीजन गैस एट एनोड, एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस, वी गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। अगर इतना याद कर लिया तो काफी बढ़िया क्वेश्चन आपने दिमाग में याद कर लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी न किसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कैथोड निगेटिवली चार्ज होती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये स्टेटमेंट आपको यहां नजर आ रहा होगा, आ रहा है। चलो, इतना तो मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन देखो बेटा, एक लाइन और बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन always happen at anode। आप आगे जाके इलेक्ट्रोड्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, क्लास 12th में, क्लास 11th में, बहुत डिटेलिंग में, ठीक है। बट अभी आइडिया इतना पढ़ ही लिया है तो इतना और देख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपन एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपन एट कैथोड, ऑलवेज हैपन एट कैथोड, राइट। ऐसे याद रख सकते हो, रेड कैट याद रखोगे, यानी रेड से रिडक्शन, कैट से कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो उल्टा भी याद हो जाएगा, अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। एक और मेन क्वेश्चन है, देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका CBSE के लिए, क्लास 10th के लिए, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके क्लास 10th के लिए, एक आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके क्लास के लिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एकदम लेटेस्ट, तो इनको तो पक्के से देख लो, ठीक है। एनोड कैथोड का नाम भी आप यूज करा गया आपकी बुक में, तो इसको भी ध्यान से देखना। मैं क्या बताने जा रही थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जब यहां तक हम लोग पहुंच गए थे बेटा, यहां तक अपने फिगर में देखो क्या हुआ था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको मिल गई थी। ये क्या है? गैसेज है। ये क्या है? गैसेज है। तो गैसेज है, तो ये जो आपको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है ना, इसमें पानी भर गया था ऊपर तक, हमने इसको इन्वर्ट करके रखा था। जैसे ही गैसेज, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ने अपना कमाल दिखाया, जैसे ही डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका एनोड पे बनने लगा और हाइड्रोजन आपका कैथोड पे बनने लगा।
तो ये तो गैसेस हैं, तो क्या करेंगी ना, ये जो पानी भरा हुआ था ना टेस्ट ट्यूब पे, वहीं पे तो बनेंगी, वहीं तो इकट्ठी होती जाएंगी ना। हाँ, तो ऑक्सीजन एनोड पे बन गई थी और हाइड्रोजन बन गई थी कैथोड पे। इसके आगे हम लोगों को देखना है। अच्छा, अब बात ये उठती है आपका एनसीईआरटी का, सॉरी आपका प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का अगला क्वेश्चन आने वाला है, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसी से। क्या है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनी ना, ये जो दोनों गैसेस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे बनी है ना, क्या इनका वॉल्यूम बराबर होगा? क्या इनका वॉल्यूम बराबर होगा? देखो, आप पिक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करूं या फिर आप करके देखो, ठीक है ना, जूम करके देखना अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। देखो, ये जो उधर एनोड बना है ना, जिसपे ऑक्सीजन बना है, उस पे देखो वाटर लेवल ज्यादा है, उस पे वाटर लेवल ज्यादा है। और जो राइट हैंड साइड में जो आपका कैथोड है, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, देखो उसका वाटर लेवल कम है। तो जिस हाइड्रोजन का वाटर लेवल कम है, दैट मींस ऊपर जो देखो बबलिंग हुई है ना, बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो बनी है उसने ज्यादा बनी है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो वो ज्यादा है, तो उसने वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करके नीचे, वो बन गई ऊपर, तो उसने धक्का मार के डिस्प्लेस कर दिया वाटर को नीचे, इसलिए वाटर लेवल गिर गया किधर? हाइड्रोजन में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनी थी, इसलिए वो ज्यादा बनी थी, तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए था, ज्यादा ऑक्यूपाई करा उसने स्पेस, इस वजह से उसका वाटर लेवल कैथोड पे गिर गया, कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है। उधर देखो, वहां पे ऑक्सीजन थोड़ा कम बनी थी, अभी बता रही हूँ कितना कम बनी थी, कम बनी थी तो उसको कम स्पेस चाहिए था, तो उसने क्या किया? कम स्पेस किया, ठीक है। तो आपका ये देखो, एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, देखो बता रही हूँ, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, दिखाई दे रहा है ऊपर, दिखाई दे रहा है ना। तो कौन कौन सी गैस बनी है बेटा दोनों टेस्ट ट्यूब्स में? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ओके। हाँ बताओ, तो कैथोड पे आपका बनी है हाइड्रोजन और एनोड पे बना आपका ऑक्सीजन। कैसे बना है, ऐसा मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल में बता दिया, अब तो भूलना नहीं है आपको। इज वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, ये बात है। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, ऐसा नहीं है, सेम तो नहीं है, अलग अलग है। और ये भी बताया हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन गैस। कैसे? तो इसके इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा ना, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी देने पर 2H2 + O2 में हो रहा है, तो क्या है यहाँ से देखो 2H2, ठीक है। ऐसे मानो जब दो वॉल्यूम H2O डिकम्पोज करेगा तो दो वॉल्यूम H2 बनेगा और एक वॉल्यूम O2 बनेगा, ठीक है। एक वॉल्यूम O2 बनेगा, मतलब एग्जैक्टली डबल बनेगा हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन से देखो बेटा, इस इक्वेशन से देखो, एग्जैक्टली डबल बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका लिखा है ना, इस वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, सो नो, इट्स आंसर इज नो, नो। मैं इसको यहाँ पे इरेज करूं बेटा, आप आई होप आपने सब लिख लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रिवाइंड करके आप नोट, अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी लिख लिया होगा ना आपने, मतलब चलो। तो हम लोग अगर इसका आंसर हमसे पूछा जाए, पूछा गया है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन था, तो आप क्या इसके आंसर में लिखोगे? नो, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, the volume of hydrogen gas collected at where? At cathode is double to that of the volume of oxygen gas collected at where? Anode, collected at anode, राइट? किस हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं इसको यहां से हटाऊं जो मैंने बना दिया, इन अकॉर्डेंस, मैं अभी हट रही हूं, ठीक है ना, पेशेंट रहो, इन अकॉर्डेंस टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। अभी मैं हट रही हूं स्क्रीन से, आपको सब नजर आ जाएगा, ठीक है। कौन सी इक्वेशन थी अभी मैंने बताया, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलो देखो, इक्वेशन क्या थी पता ही है आप सबको, क्या इक्वेशन है? 2H2O, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे जो कि हमने दी है, तो क्या बनेगा? दो वॉल्यूम्स H2 बनाएगा और एक वॉल्यूम गैस, जस्ट डबल, ठीक है, ठीक है। ये गैसियस जो है ना, ये गैसियस इसके बगल में लिखना, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या पता आप भी सोचो कि ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है।
देखो अब ध्यान से देखो, तो ऐसा करके हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर को पूरा डिटेल में विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आपको तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, जो मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही थी यही मैंने वहां पे लिख दिया। इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। 3 तरीके के डिकम्पोजिशंस थे, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। अब लास्ट वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्या होगा? सनलाइट, ठीक है। फोटोलिटिक का मतलब होगा बेटा सनलाइट, जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जो रिक्वायर्ड होगी फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन would be provided in the form of sunlight, ठीक है। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इससे भी रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ठीक है, तो वो देख लो उसको। क्या लिखा हुआ है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ सिल्वर क्लोराइड को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, यही ना पता हो, क्या पता है ना, AgCl। सॉलिड होता है तो सॉलिड, AgCl होता है ना सॉलिड। कैसे कराएंगे इसको? रखो, जब आप देखो पिक्चर में देखो, ये चाइना डिश है, चाइना डिश इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड डाल रखा है, देखो सिल्वर क्लोराइड एक पाउडर है, इसमें हमने डाल रखा है, इसको सनलाइट में रखा हुआ है, देखो सनलाइट पड़ रही ना उसके ऊपर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर क्या होता है बेटा? इसका, इस सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कलर चेंज कर लूं मैं, ये क्या कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। क्या कलर होता है इसका? ओरिजिनली व्हाइट कलर होता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं ना, सनलाइट कौन से कलर की होती है? येलो, इसलिए मैंने यहां पर लिखा येलो से। तो जब हुआ तब क्या बना? क्या बनेगा डिकम्पोज होके? मैं बताती हूं, 2Ag, मतलब सिल्वर मेटल मिल गया हमें। क्या मिल गया? सिल्वर मेटल मिल गया सॉलिड स्टेट में, प्लस Cl2 हमारा अलग हो गया, ठीक। मैंने यहाँ पर सीधे बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी है, तो यहाँ पर 2 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन तो आप समझ रहे हो, AgCl था भाई, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो गया ना। चलो फिर से लिख के बताऊं आपको इस चीज को। AgCl होता है सॉलिड होता है, सनलाइट देंगे, सनलाइट मैंने बोला मैं येलो से लिखूंगी, तो मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने बताया कि क्या बनाएगा डिकम्पोज होके? Ag प्लस Cl बनाएगा। देखो Cl तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, Cl2 की तरीके से एग्जिस्ट करता है। मैं Cl2 लिखा, सब अनबैलेंस्ड हो गया, देखो उधर Cl एक ही था, ठीक है। इस वजह से मुझे उधर 2 करना पड़ा। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 किया, Ag डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, तो मुझे Ag को भी 2 करना पड़ा। ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये Ag इसके बगल में आप सॉलिड लिख लोगे और Cl2 गैसियस, ठीक। ये हो गया आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सेम यही ब्रोमाइड के लिए, सेम यही क्या है? ब्रोमाइड के लिए। चलो ठीक, इसको स्टेटमेंट पे आप लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे हमारे नोट्स अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है, अपलोडेड है वहां पर ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट देखो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला? सेम, AgBr, सॉलिड होता है, क्या पड़ेगी इसके ऊपर? सनलाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा? सनलाइट पड़ेगी, तो क्या किस में टूटेगा? ये Ag मेटल बनाएगा और साथ में ब्रोमीन। अब ब्रोमीन Br तो एग्जिस्ट करता नहीं, Br2 होगा, ठीक है, Br2 होगा, तो जैसे Br2 हुआ उधर अनबैलेंस हो गया, मुझे उधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS में। कर दिया ना, जहां जैसे ही वहां पे मल्टीप्लाई किया सिल्वर अनबैलेंस्ड हो गया, तो इधर सिल्वर को भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, हो गई बैलेंस, ठीक है। अब इनके भी सॉलिड और ये गैसियस, समझ पाए? अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ऊपर और देखो बेटा, मैंने क्या बोला था? AgCl कौन से कलर का होता है भाई? व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। और जो सिल्वर होता है वो होता है सिल्वर कलर का। किस कलर का? सॉरी सिल्वर बोल रही हूँ, सिल्वर होता है सिल्वर कलर का नहीं, सिल्वर होता है ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का, ठीक, समझ रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कलर किस में चेंज होता है, ऐसे भी पूछ लेगा आपसे,
ठीक है। तो आपने फोटोलिटिक कंपोजिशन देखा सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, यही जो रिएक्शंस है आपकी AgCl और AgBr वाली, यही जो रिएक्शंस है ना आपकी AgCl और AgBr, तो ये जो आपसे पूछा जा सकता है, ये जो AgCl और AgBr है आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस पॉइंट को याद रखना, कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे एमसीक्यू में बना के पूछ लेगा कि कौन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, इतना समझ में आया आपको? हाँ, इतना समझ में आता है बेटा? चलो फटाफट से एक एक्टिविटी आपकी दी हुई है एनसीईआरटी में, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बहुत छोटा सा, ठीक है, वो पढ़ लेंगे फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है मैंने बोला था कि ये लास्ट टॉपिक है फोटोलिटिक, बट इसको भी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको डिटेल कर आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट से 10 मिनट में इस लेक्चर में निपटा देंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से देख लो, ये एनसीईआरटी की आपकी एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है 2 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? 2 ग्राम्स बैरियम हाइड्रोक्साइड है। बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो पता है? हाँ, BaOH का होल ट्वाइस, राइट। चलो टेस्ट ट्यूब में लिया एंड एडिंग 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? दोनों को मिलाना है तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम? बीच में अगर मैं बोल दूं प्लस का साइन लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कह रहा है मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ठीक है, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। जिस टेस्ट ट्यूब में आप इन दोनों को मिलाओगे, जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, उसको ये पाम बोलते हैं ना, आप टच करके देखो उस टेस्ट ट्यूब का कैसा लगेगा आपको, आपके पाम पर कूल लगेगा या फिर थोड़ा सा हीट अप लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर हीट अप हो जाएगा दैट मींस एनर्जी फेंकी गई है बाहर की ओर, है ना। एक्सोथर्मिक लिबरेशन, एक्सोथर्मिक में ही तो होता है ना लिबरेशन ऑफ हीट बेटा, एक्सोथर्मिक में ही तो होता है लिबरेशन ऑफ हीट, है ना। और एंडोथर्मिक हुई होगी तो उसने हीट ली होगी, जब आपने हीट ली होगी तो हमें वो कैसा मिलेगा? कूल मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रिएक्शन जब होती है तो हमें कूल मिलता है। जो टेस्ट ट्यूब अपने पाम पे फील करेंगे तो हमें काफी ठंडी मिलेगी। ठीक है ना, ठंडा ठंडा सा लगेगा हाथ के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? आंसर आप सुन लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि कौन सी रिएक्शन, तो आपको याद होना चाहिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक होता है, मतलब इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देख लेते हैं ना कि बनाते क्या है आखिर, है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बैरियम हाइड्रोक्साइड है ये ऐसे ना होके एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है। इसमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े रहते हैं। अब क्यों जुड़े रहते हैं? की टेंडेंसी है। ठीक है, इसके डिटेल में ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, BaOH ट्वाइस हम नॉर्मली वैसे पढ़ते हैं ना, सिर्फ BaOH ट्वाइस, वो ठीक है, ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं तो इसमें 8 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन के भी एडेड अप होते हैं। ठीक है, NH4 से जब रिएक्शन होती है NH4Cl से इसकी, तो क्या बनता है बेटा? BaCl2 बनाता है, यानी कि क्या बना ये? बैरियम क्लोराइड। मैं हट जाऊं एक बार, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, देखो बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा बेटा, क्या बनेगा साथ में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे लगे रहेंगे, साथ में 2 NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 8 H2O। फिर से हट जा रही हूं मैं यहां से भाई, आप देखो क्या हुआ? बैरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl ने रिएक्शन किया और फिर उन्होंने बैरियम क्लोराइड जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगे हुए हैं प्लस 2 NH3 प्लस 8 H2। ठीक, बैरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर में प्रोडक्ट्स मिले एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ पाए इतनी सी बात को? चलो अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं भाई हमारे पास,
तो चलो ऐसा करते हैं, इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाएंगे, वरना आप परेशान हो जाओगे और ये लेक्चर भी हमारा काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, तभी इस लेक्चर को देख रहे हो, तभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे विद सम क्वेश्चंस और तब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।